वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस लेता हूँ, 11-12 जेईई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूँ और मैंने बहुत सारे बच्चों को अभी तक एजुकेट किया है। मोर देन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने एजुकेट किया है और मैंने बहुत सारे दिल्ली के टॉप स्कूल्स के अंदर लेक्चर्स भी कंडक्ट किए हैं, सेशंस भी कंडक्ट किए हैं बेस्ड ऑन सब्जेक्ट, टॉपिक, टाइम मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, करियर काउंसलिंग, स्ट्रीम सिलेक्शन एंड क्रैक द बोर्ड सेशन। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो क्लास 11th का 5th चैप्टर है, जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं और आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास मैटर के 3 स्टेट हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। हालांकि 2 स्टेट्स और भी हैं जिसको हम बोर आइंस्टाइन स्टेट और प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, पर वो हम इन छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ते। हम स्टिक करेंगे सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स के बीच में। ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ये एक दूसरे को डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, या इनके बीच में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिनकी वजह से ये सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड क्या बनते हैं, गैसेस बनते हैं। तो जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का, तो मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन में जो 3 स्टेट्स आते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इसके अंदर पार्टिकल्स तो वही रहते हैं, पर उनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, आई रिपीट, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसका मतलब होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से फोर्सेस होते हैं, हम उनकी बात करते हैं। ये डिफर करते हैं, जिसकी वजह से ये तीनों स्टेट्स मैटर के डिफरेंट हैं। हमने छोटी क्लासेस में ये भी पढ़ा था कि जिस स्टेट के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको हम सॉलिड्स कहते हैं, उनसे कम जो होते हैं वीक, उनको हम लिक्विड्स कहते हैं, और जिनके अंदर ऑलमोस्ट ना के बराबर हो या बहुत कम हो उनको हम क्या कहते हैं, गैसेस कहते हैं। लेकिन तीनों के बारे में पढ़ने से पहले हम पहचानते हैं, हम समझते हैं कि एक्चुअली में ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते क्या हैं। तो फोर्सेस अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, राइट। तो फोर्सेस जो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। तो ये क्या हो गए, फोर्सेस विच में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बिटवीन मॉलिक्यूल्स, उनको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं वो काउंट नहीं होते। कैटायन और एनायन का बीच में जो इंटरैक्शन है वो काउंट नहीं होता, क्योंकि वो तो एक तरह का बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड काउंट नहीं होता, क्योंकि वो इंटर मॉलिक्यूलर नहीं है, वो क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर, NaCl के अंदर, इसलिए कहते हैं इंट्रा। NaCl के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसलिए वो इंट्रा मॉलिक्यूलर है। किसी भी मॉलिक्यूल जैसे HCl के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड है, तो वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, वो क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है। तो हम बात कर रहे हैं इन फोर्सेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल्स की बदल देते हैं, या जिनके ऊपर मॉलिक्यूल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट होती हैं, उनको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड, राइट। तो हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात नहीं कर रहे, जो मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं, वो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक, कोवैलेंट, डेटिव या इलेक्ट्रोस्टैटिक, हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में। इंट्रामॉलिक्यूलर केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं। और हमारे कोर्स में
ये 6 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो हम पढ़ेंगे। डायपोल डायपोल फोर्सेस, आयन डायपोल फोर्सेस, आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, डिस्पर्जन या फिर लंदन फोर्सेस, एंड आखिरी हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो बात करते हैं एक एक करके इन मॉलिक्यूल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस। ये उनके बीच में एग्जिस्ट करते हैं जिनके परमानेंट डायपोल्स होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर लूँ, HCl, H2S, PH3 एटसेट्रा, ये रहा HCl। HCl के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जिसके अंदर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ थोड़े से शिफ्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्लोरीन पर चार्ज क्या आ जाता है, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, और उतना ही ऑपोजिट चार्ज किसकी तरफ आ जाता है, हाइड्रोजन की तरफ, दैट इज डेल्टा पॉजिटिव। उसी कंटेनर में HCl का एक और मॉलिक्यूल है जिसके अंदर क्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, H पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। इनके बीच में ये जो फोर्सेस हैं इनको हम कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस। और जितना ज़्यादा दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इनका डायपोल होगा, और उस वजह से उतना ही स्ट्रॉन्गर इनका डायपोल डायपोल फोर्स होगा। तो आई होप आपको डायपोल डायपोल फोर्सेस समझ में आए। ऐसे ही आप H2S ले लीजिए, H2S के अंदर बेंट शेप होती है। PH3 ले लेंगे तो उसकी पिरामिडल शेप होती है। तो मॉलिक्यूल्स के परमानेंट डायपोल्स होते हैं, पहली चीज़। और परमानेंट डायपोल में इसके अलावा जो चीज़ आप ऐड कर सकते हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, राइट। मॉलिक्यूल जितने पास होंगे ये फोर्सेस उतने स्ट्रॉन्गर होंगे। हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता रहता है फोर्सेस उतने क्या हो जाते हैं, वीक या ना के बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं आयन डायपोल फोर्सेस, इसके अंदर हम एक आयन लेंगे और उसके अंदर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर डायपोल एग्जिस्ट करता है। जैसे हम बात करते हैं इसके अंदर किसकी, NaCl एडेड टू वाटर। तो जब आप NaCl को पानी में ऐड करते हो तो हमारे पास Na पॉजिटिव आयन आ जाता है। अब Na पॉजिटिव आयन जो आता है उसको चारों तरफ से, अब देखो NaCl आयनिक कंपाउंड है, देखने में तो वो सॉलिड होता है, लेकिन द मोमेंट आप उसको पानी में डालते हो Na पॉजिटिव आयन अलग हो जाता है, Cl नेगेटिव आयन अलग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि Na पॉजिटिव आयन पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन कर जाता है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर भी डायपोल मोमेंट होता है, पानी के मॉलिक्यूल का भी अपना डायपोल मोमेंट होता है, और उसमें क्या होता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब पानी के मॉलिक्यूल्स उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं तो एक एनर्जी रिलीज होती है जिसे कहते हैं हम हाइड्रेशन एंथैल्पी। इस वजह से Na पॉजिटिव पानी में डिसॉल्व होता है। O पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है और Na पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। इनफैक्ट पॉजिटिव चार्ज होता है कैटायनिक, इसलिए वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही अगर हम Cl नेगेटिव की बात कर लेते हैं तो उसको भी पानी के मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं। कैसे? आप ये देखिए, इस केस में हाइड्रोजन जो है वो HCl को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अगर O पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो Cl नेगेटिव इज अट्रैक्टेड बाय
डेल्टा पॉजिटिव ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ये भी एनर्जी रिलीज करता है हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसलिए आयनिक कंपाउंड्स पानी में डिसॉल्व होते हैं। जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, पहला, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर डायपोल होगा, दूसरा, उतना इनके बीच में इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी। चार्ज ऑन आयन प्लस मोर पोलर मॉलिक्यूल stronger will be interaction, उतनी स्ट्रॉन्गर जो है वो क्या हो जाएगी, इंटरैक्शन हो जाएगी। तो ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, आयन डायपोल फोर्सेस। अगला हमारी इंटरैक्शन आ रही है इन टर्म्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट इज आयन इंड्यूस्ड डायपोल। मतलब ऑलरेडी हमारे पास एक आयन है और उसके साथ एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल आएगा, तो इट इज बिटवीन आयन प्लस नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो वो हमने क्या ले लिया, NO3-, नाइट्रेट आयन हमारे पास है, और नाइट्रेट आयन जो है वो किसके पास आ गया, आयोडीन मॉलिक्यूल के पास आ गया। अब नाइट्रेट के पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में शेयर हो रहा है उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर पुश करेगा। भाई इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, आयोडीन और आयोडीन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज ये भी है, नेगेटिव चार्ज ये भी है। ये नेगेटिव चार्ज इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, रिपेल करेगा, जिसकी वजह से इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब देखिए, था ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब आयन इसके पास आया तो उसने उसके इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया, रिपेल किया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा दूर हो गया। अब वो जहां पे वो दूर हुआ, जिस एटम के पास वो आया उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये वाली जो इंटरैक्शन इनके बीच में बनेगी इसको हम क्या कहते हैं, आयन इंड्यूस्ड डायपोल। मतलब आयन ने नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसके ऊपर डायपोल नहीं था उसके ऊपर एक टेम्परेरी डायपोल बना दिया, इंड्यूस कर दिया, इसलिए हम इसे कहते हैं आयन इंड्यूस्ड डायपोल। अब ये किस पे डिपेंड करता है, चार्ज ऑन द आयन पे, चार्ज ऑन आयन, और दूसरा क्या होता है, ईज ऑफ पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब ये वाला जो मॉलिक्यूल है नॉन पोलर, ये कितनी जल्दी पोलराइज कर जाता है उस पर भी डिपेंड करता है, और कौन सा आयन आपने लिया है उसके पास मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का, उस पर भी डिपेंड करता है। तो दिस इज नोन एज आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। मतलब इस बार हमारे पास एक मॉलिक्यूल था जिसके ऊपर उसका परमानेंट डायपोल था और उसने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर डायपोल बना दिया। कैसे देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ HCl प्लस क्लोरीन, या फिर आप कोई भी नोबल गैस ले सकते हैं इस केस के अंदर। अब आपके पास HCl है, अब अगर HCl है तो HCl का परमानेंट डायपोल है जिसके अंदर क्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और H पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अब ये वाला मॉलिक्यूल जो है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास आया जो कौन सा था, क्लोरीन था।
अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर शिफ्ट होकर आई हुई है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी जो है वो यहां पर ज्यादा है, तो वो भी इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, जिसकी वजह से इस Cl पे चार्ज क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और इनके बीच में छोटा सा बहुत ही हल्के मैग्नीट्यूड का एक फोर्स आ जाएगा, आयन और डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप कोई भी नोबल गैस ले लीजिए। तो अगर आपके पास ये आ गया तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, तो ये हो गया परमानेंट डायपोल। आपके पास एक नोबल गैस थी, उस नोबल गैस के अंदर एक न्यूक्लियस था और इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा था, और धीरे धीरे क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका Cl- से दूर जाने लगा। जब वो दूर जाने लगेगा तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इस तरफ डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस साइड पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इनके बीच में इंटरैक्शन शुरू हो जाएगी। ये हमने कौन ले लिया, नोबल गैस का एटम ले लिया। तो जो उसका नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल शेप में था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अब वो उससे दूर जाने लगा, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इधर आ गया और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। तो इसे कहते हैं हम, डायपोल ने क्या कर दिया, एक दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे डायपोल इंड्यूस कर दिया। अगेन इसके भी फैक्टर्स वही सेम है, डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल कितना है, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ईज ऑफ पोलराइजेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर और नोबल गैस, उन पे डिपेंड करता है कि कितनी आसानी से वो हो सकता है। तो ये आ गया हमारा फोर्थ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जो हमारा फिफ्थ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन आता है वो है डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस। अब लोग अक्सर पूछते हैं कि सर हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, हीलियम नोबल गैस है, नियॉन नोबल गैस है, आर्गन नोबल गैस है, एटसेट्रा। तो सर इनके बीच में भी क्या मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस होते हैं? तो अगर ये गैसियस स्टेट के अंदर है और ये नॉन पोलर है तो इनके बीच में फोर्सेस ना के बराबर है, एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन ये लिक्विफाई तो होते ही हैं। अगर ये गैसेस लिक्विफाई होती हैं तो इनका मतलब है इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़े, इंक्रीज हुए, तभी तो वो लिक्विफाई हुई। तो फिर उस टाइप पर कौन से फोर्सेस इनके बीच में एग्जिस्ट करते हैं? उस केस में वन ऑफ द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। IMF का मतलब क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो क्या होते हैं, लंदन और डिस्पर्शन फोर्सेस। तो लंदन साइंटिस्ट का नाम तो उनके बिहाफ पर, उनके नाम के बिहाफ पे ये रखे गए। डोंट एक्सपेक्ट कि लंदन में डिस्कवर हुए थे, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं हम लंदन और डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं, क्योंकि जब इन गैसेस को हम लिक्विफाई करते हैं तो लिक्विफाई होने के लिए आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए। तो वहां पर जो वीकेस्ट फोर्स आता है, मतलब इट इज ना के बराबर फोर्स, बट यस ये एग्जिस्ट होता है क्योंकि मॉलिक्यूल को लिक्विड में हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, लंदन और डिस्पर्शन फोर्सेस। आउट ऑफ ऑल द फोर्सेस ये सबसे कमजोर फोर्सेस होते हैं। अब ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं ये देखिए। अब हमारे पास एक हीलियम का एटम था, हीलियम 1, और ये हमारे पास दूसरा हीलियम का एटम।
जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो दोनों के पास है और दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो दोनों एक दूसरे के पास एक मोमेंटरी, उस पल के लिए एक इंस्टेंटेनियस डायपोल प्रोड्यूस करते हैं या क्रिएट करते हैं। ये उसी टाइम उसी समय होता है, बहुत छोटे से टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। तो ये उसी टाइम एक डायपोल क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड शिफ्ट कर जाता है। तो ये आ गया हीलियम 1। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो शिफ्ट कर गया, तो इस साइड पर चार्ज जो है वो क्या हो जाता है, डेल्टा नेगेटिव। इस साइड पर चार्ज जो है वो क्या हो जाता है, डेल्टा पॉजिटिव। एंड सेम हैपेंस विद द दूसरा वाला हीलियम का मॉलिक्यूल एटम। तो इस पे चार्ज क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव। इस साइड पे चार्ज क्या आ गया, डेल्टा नेगेटिव। और इनके बीच में जो इंटरैक्शन होता है उस इंटरैक्शन को हम क्या कहते हैं, उस वीक इंटरैक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस। तो ये सबसे वीक फोर्सेस होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या नोबल गैसेस के अंदर या सिंपलेस्ट गैसेस के अंदर, राइट। और लास्ट हमारा आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था, थोड़ा सा टाइम लेंगे इसको समझाने के लिए। अगर हाइड्रोजन कंबाइन करता है कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उस केस में कौन आता है, फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो उस केस में जो इनके डायपोल्स बनते हैं, तो जैसा कि हम बात करें HF के लिए, तो HF के अंदर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। दूसरा HF का मॉलिक्यूल आ गया, तो उस पर भी हमारे पास चार्ज हो गया डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो एक मॉलिक्यूल का डेल्टा नेगेटिव पार्ट, दूसरे मॉलिक्यूल का डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, बट वो हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। तो उस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आउट ऑफ ऑल द इंटरैक्शंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी को ड्रास्टिकली चेंज कर देती है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। आप इसको पानी के मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंगली भी ले सकते हैं। जैसे हमारे पास पानी का मॉलिक्यूल आ गया, ये हो गया डेल्टा नेगेटिव, ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव। हम दूसरा पानी का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और इनके बीच में जो इंटरैक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर लिक्विड ही इसी वजह से है कि वो क्या शो करते हैं, मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, राइट। ये थी हमारी 6 इंटरैक्शंस जिनके बारे में हमने बात करी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो दोनों के बीच में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ electronegativity, more is hydrogen bonding, more stronger is hydrogen bonding। इसके अलावा जो एक और नाम आप जरूर सुनेंगे वो है वैन डर वाल इंटरैक्शंस। अब ये क्या चीज है, वैन डर वाल इंटरैक्शंस? इसको हम ऐसे लिखते हैं, वैन डर का वी छोटा होता है, वॉल फोर्सेस। इस वैन डर वाल फोर्सेस के अंदर हमारे मेजरली 3 फोर्सेस इंक्लूड होते हैं, जो कौन कौन से होते हैं, कलेक्टिवली हम इनको कहते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। एक होता है हमारा डायपोल फोर्स, दूसरा हमारा होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल,
और तीसरा हमारा होता है डिस्पर्जन और लंदन फोर्सेस। इन तीनों को कलेक्टिवली हम किस कैटेगरी में प्लेस करते हैं? वैन डर वाल इंटरैक्शंस के अंदर। आयन डायपोल और आयन इंड्यूस डायपोल नहीं आता, क्योंकि आयन जो है वो केमिकल फॉर्म से बनता है, इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन की वजह से बनता है, क्योंकि वो फिर केमिकल इंटरैक्शन हो गया, ये फिजिकल इंटरैक्शन है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इस कैटेगरी के अंदर नहीं आता, क्योंकि इसकी भी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो वैन डर वाल इंटरैक्शंस, वैन डर वाल फोर्सेस भी हम नाम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो भी डायपोल्स हैं वो उसमें इंक्लूड होते हैं अलॉन्ग विद लंदन और डिस्पर्शन फोर्सेस। आई होप आपको इंटरैक्शंस हमारी सारी समझ में आ गई। अब हम इन्हीं इंटरैक्शंस को कंपेयर करते हैं एक टर्म के साथ, थर्मल एनर्जी, जिन दोनों का बैलेंस हमको 3 स्टेट्स देता है मैटर के, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। तो हमारा नेक्स्ट स्मॉल टॉपिक आ रहा है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो अभी हमने पढ़े, और जो नेक्स्ट है उसके अंदर वो है थर्मल एनर्जी। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं which prefers to keep molecules together। तो ये फोर्सेस जो है वो पार्टिकल्स को साथ में रखना पसंद करते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स को साथ में रखना प्रेफर करेंगे। लेकिन थर्मल एनर्जी क्या होती है? ये मॉलिक्यूलर मोशन होता है, मॉलिक्यूलर मोशन ड्यू टू टेम्परेचर एंड कीप्स द मॉलिक्यूल्स अवे या फिर अपार्ट। तो एक जो इंटरैक्शन है वो साथ में रखना पसंद करती है, और दूसरी जो इंटरैक्शन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड होती है और वो पार्टिकल्स को दूर रखना पसंद करती है। और इन दोनों का जो बैलेंस है वो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स को एक्सप्रेस करता है, और वो कौन सा है? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड क्या? गैसेस। तो अगर आप सॉलिड को लिक्विड में बदलना चाहते हैं, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगे? कम। क्या हो जाएंगे? कम। अगर आप लिक्विड को गैस में बदलना चाहते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आपको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। एंड इसी के साथ साथ में आपको थर्मल एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। थर्मल एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। तभी आप लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में बदल सकते हैं। एंड अगर आप एक गैस को वापस लिक्विड में लाना चाहते हैं तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, या आप लिक्विड को सॉलिड में लाना चाहते हैं तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इंक्रीज करना पड़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इंक्रीज करना पड़ेगा, एंड थर्मल एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज। थर्मल एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए तो अब जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स जो हैं आपस में कहाँ आ जाते हैं? पास। जब पार्टिकल्स पास आते हैं और साथ में हम टेम्परेचर क्या कर देते हैं? डिक्रीज। तो थर्मल मोशन कम हो गया, टेम्परेचर कम करने पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनकी वजह से बढ़ गया। इसकी वजह से आप किसी भी गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में बदल सकते हैं, क्योंकि
प्रेशर इंक्रीज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज कर देता है, थर्मल टेम्परेचर डिक्रीज, थर्मल एनर्जी को कम कर देता है। और इसी का अगर आप ऑपोजिट कर देते हैं तो अगर आप प्रेशर को क्या करते हैं कम और टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सॉलिड्स के अंदर इतनी ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी हो चुकी होती है कि वो और ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकते, क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैक्सिमम होते हैं। जब कोई चीज़ स्ट्रांगली पैक्ड होगी, टाइटली पैक्ड होगी, तो उसका मॉलिक्यूलर मोशन नहीं होता। लेकिन गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूलर मोशन इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि वो एक दूसरे से इतनी दूर जा चुके होते हैं कि डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्शन के उनके बीच में एग्जिस्ट नहीं करते। सो दिस इज द बैलेंस टू हैव अ पर्टिकुलर स्टेट फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस और मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। तो थर्मल एनर्जी वर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमको बताते हैं कि किसी भी स्टेट का, किसी भी मैटर का कौन सा स्टेट होगा। तो ये था हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटरैक्शंस के बारे में चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। तभी हम इसको समझेंगे, तभी तो हम आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे। तो हम अगले टॉपिक में शुरू करेंगे कि गैसेस क्या होती हैं, कौन से लॉज उनके ऊपर बेस्ड है। तो आई होप आपको बच्चों हमारा आज का लेक्चर समझ में आया। एज यूजुअल मैं लैंग्वेज को बहुत सिंपल रखता हूँ ताकि बच्चों को आराम से समझ में आ सके, ताकि बच्चे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें, अपने डाउट्स को अपने कम से कम रिड्यूस कर सकें। अगर आपको हमारा लेक्चर आज का अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस लेक्चर को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर डाउट भी है तो आप मुझे लिखिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेल कीजिए। आई हैव नो प्रॉब्लम्स, आई विल डेफिनेटली क्लैरिफाई योर डाउट ऑन टॉप प्रायोरिटी। एंड जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सारे लेक्चर्स अलग अलग चैप्टर्स के मिलने वाले हैं। Till then, study hard, take care, bye-bye from School of Science.